हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुफैल वार। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम फर्स्ट यूनिट के बारे में कुछ आज डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में सेल के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है सेल। आज हम देखेंगे सेल क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, किन चीज़ों से बनी हुई होती हैं ये। तो पहले अगर हम बात करेंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो सेल है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होती है। जो हमारी बॉडी है वो इन सेल्स से ही चलती है, काम करती हैं। जो सेल्स होते हैं जब ये एक साथ मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट तब बनता है जब एक फीमेल का जो एग होता है वो एक मेल के स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है, तो वहाँ पे जाइगोट बनता है और फिर फीटस बनता है। जो ये सेल्स इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल होती हैं। ये हम एक नेकेड आई से नहीं दे सकते, इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, जो कि हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। जो सेल होती है वो उसका जो आउटर कवरिंग रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और जो उसके अंदर फिर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, उसके अंदर ये सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज में आता है न्यूक्लियस, आता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपेरेट्स, लाइसोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। तो अब हम बात करेंगे, एक एक करके देख लेंगे इनको, ये क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल की एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। ये दो लेयर्स फास्फोलिपिड्स होते हैं, इनसे बनती हैं, और इसमें प्रोटीन्स और शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक हेड रहता है और टेल रहता है। जो हेड होता है उनका वो इलेक्ट्रिकली चार्जड होता है और उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो इसकी टेल होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेपरेट अलग करती है सेल को इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और एक काम करते हैं एज सिलेक्टिव बैरियर। मतलब जो सेल को चाहिए होता है अंदर से वो ये अपने अंदर लेता है, और जो सेल को नहीं चाहिए होता है वो उसको अंदर नहीं लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही काम होता है, जो एक सेल को चाहिए होता है, जिसकी नीड होती है सेल की, वो उसको अंदर लेता है, और जो उसको नहीं चाहिए वो उसको अंदर नहीं लेता है। मतलब एज ए सिलेक्टिव बैरियर काम करता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल का जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो साइटोप्लाज्म एक वाटरी फ्लूइड होता है उसमें वो सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इसको ये डिवाइड हम कर सकते हैं साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज में। जो साइटोसोल होता है वो एक फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जहाँ पे हर एक सेलुलर रिएक्शन होती है। इसमें हम 50% अगर हम देखेंगे तो वो सेल वॉल्यूम होता है इसमें, और अबाउट जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसमें 75% टू 90% वाटर होता है। जो साइटोसोल है इसमें हम देखेंगे डिज़ॉल्व्ड और सस्पेंडेड सब्सटेंसेस लाइक आयन्स हम देखेंगे, एल्बुमिन और फैट्स, लिपिड्स, एटीपी, वेस्ट मटेरियल, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, वो सब इसी साइटोप्लाज्म में होता है। जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है और उनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन रहती है। हर एक ऑर्गेनेलीज के एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग फंक्शन होता है। वो सब ऑर्गेनेलीज इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस आपको पता होगा ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज होता है सेल में, जिसका एक अपनी कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि मैच्योर रेड ब्लड सेल होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ और सेल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मल्टीपल न्यूक्लाई होते हैं। अगर आप देखेंगे सिकल सेल मसल, वहाँ पे आपको मिलेंगे मल्टीपल न्यूक्लाई।
वहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो ये न्यूक्लियस होता है ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। इसको एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, दूसरा इसकी एक अपनी कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उस पर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। जो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये हमें मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि अगर जो सब्सटेंसेस रहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस में, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें सारा जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी प्रेजेंट रहता है, जो कि तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल की होती हैं वो सब यही कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और इसमें 46 क्रोमोसोम्स भी होते हैं जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बनी हुई होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ये केमिकल एनर्जी बनाती हैं सेल में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जनरेट करता है, क्रिएट करता है एटीपी थ्रू केमिकल रिएक्शंस। लेकिन इनका एटीपी का नंबर वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि सेल कितनी एक्टिव है। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा एटीपी एनर्जी क्रिएट करेगा, अगर सेल वीक है तो कम एटीपी एनर्जी क्रिएट करेगा। जो माइटोकॉन्ड्रियल वॉल होता है वो दो मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। एक को हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, तो दूसरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो कवर करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, उनको हम क्रिस्टिया कहते हैं। जो एक क्रिस्टिया होता है वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया, इसलिए जो कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें उसके लिए ये इंक्रीज़ करता है ये इनफोल्डिंग्स, जिनको हम क्रिस्टिया कहते हैं। एक लार्ज एरिया प्रेजेंट रहता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें फ्लूइड होता है। इसमें फ्लूइड रहता है इस मैट्रिक्स में। जो वॉल होता है इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का वो सेम ही रहता है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिसमें प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप में, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंड प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड से बाय यूजिंग आरएनए। ये राइबोसोम्स न्यूक्लियर एनवलप पे होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगर देखेंगे वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स करते हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं सेल से। कुछ राइबोसोम्स फ्री होते हैं, अनअटैच्ड होते हैं और वो सिंथेसाइज प्रोटीन करते हैं साइटोसोल में। जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंड वो वहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स कैनाल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, वे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं वॉल्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स जो अटैच नहीं होते हैं वॉल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, वो मदद करते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स, और ऑल्सो वो मदद करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। जो हम कभी ड्रग्स लेते हैं उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको वो रिमूव करने में मदद करता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे गोल्गी अपैरेट्स। जो गोल्गी अपैरेट्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं।
क्लोजली फोल्डेड फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक्स, जो मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली फोल्डेड होते हैं, विद बल्जिंग एंड्स होते हैं इसमें। ये प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर। जो प्रोटीन्स मूव होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्गी अपैरेट्स में ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ पे वो पैक होते हैं वो प्रोटीन्स इंटो मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स, उनको हम सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स टू अदर रीजन्स ऑफ द सेल, मतलब ये जब प्रोटीन्स पैक होते हैं तो वो बाकी जगह पे सेल्स में फिर ट्रांसफ़र होते हैं। और अब बात करेंगे हम लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? ये स्मॉल सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो गोल्गी अपैरेट्स में बनते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका इंटीरियर अंदर से ये इसका pH 5 होता है जो बहुत ही एसिडिक होता है। साइटोसोल में इतना pH नहीं होता है, ये इसमें लाइजोसोम्स में ज़्यादा pH रहता है 5, बहुत ही एसिडिक होता है। और जो लाइजोसोम्स एंजाइमल हैं वो एक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं एसिडिक मीडियम में। और ये लाइजोसोम जो होते हैं जब कभी सेल का स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो उसको फिर से बनाने में मदद करता है। ऑल्सो ये डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन मटेरियल्स। अगर सेल में कभी फॉरेन मटेरियल आता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, कोई कुछ माइक्रोब्स या और कुछ आता है फॉरेन मटेरियल तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। अब देखेंगे हम साइटोस्केलेटन। ये स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स रहते हैं, इसमें आता है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम्स एंड सेल एक्सटेंशंस। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं सेल को एक स्ट्रक्चर सपोर्ट, और ये जो सेल की एक शेप होती है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ऑल्सो जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उसमें ये कंट्रैक्शन होने में मदद करती है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो लार्ज कंट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, और ये मदद करता है जो हमारे सेल में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनमें मूवमेंट्स करने में मदद करता है। और सेल एक्सटेंशंस की अगर हम बात करेंगे तो ये सीलिया और फ्लैजिला से बनती हैं। इसमें सीलिया और फ्लैजिला होता है। जो सीलिया होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो मदद करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सेंट्रोसोम्स की अगर हम बात करेंगे इसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। वो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल एक्सटेंशन जो होते हैं वो उसमें सीलिया और फ्लैजिला आता है। जो सीलिया होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो मदद करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस होता है वो वो उसमें मदद करता है अपवर्ड मूवमेंट्स में, मतलब जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस होता है तो वो उसको अपवर्ड मूवमेंट्स में मदद करता है। और जो फ्लैजिला होता है वो सिंगल होता है, लॉन्ग विफ लाइक स्ट्रक्चर, वो मदद करता है मूवमेंट ऑफ द सेल में। जो हमारी स्पर्म होती है उसकी जो टेल होती है उसमें वो मदद करता है चलने में। तो ये था आज का टॉपिक सेल, ये हमने कंप्लीट किया।